This is second part of our Sale of Goods Act, lecture number 21. This is from unit number 3rd, business environment and legal aspect of businesses. This is this unit is in continuation with the Sale of Goods Act earlier, in which we have discussed what is sale, what is goods, and what is agreement sale and agreement to sell, and what are the conditions and warranties. Now, we move forward. Implied conditions and warranties. जो कंडीशन एंड वारंटीज हम लोग पढ़ के आ रहे थे उससे रिलेटेड है इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज. देखिए, इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज के बारे में बात हो रही है जब सेलर गुड्स को अपने पास से बायर को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो इस तरह के एग्रीमेंट्स में क्या इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज़ होती हैं उसके बारे में डिस्कशन किया जा रहा है. इम्प्लाइड कंडीशंस, नंबर 1, कंडीशन एज टू टाइटल. कंडीशन एज टू टाइटल का मतलब है कि सेलर जब भी गुड्स को ट्रांसफ़र कर रहा है बायर को, तो वो ट्रांसफ़र करने के समय में जो टाइटल था उसका, यानी कि उसका जो इंटरनल ओनरशिप थी, वो इनफैक्ट बायर के पास थी. ऐसा नहीं होना चाहिए कि बायर के पास ओनरशिप ही नहीं है और वो गुड्स को ट्रांसफ़र कर रहा है. ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर सेलर का ही ओनरशिप डिफेक्टिव होगा तो वो बायर को कैसे एक गुड ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकता है, उसके बारे में बात हो रही है. कंडीशन एज टू टाइटल. इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, unless the circumstances of the contract are such as to show a different intention, there is an implied condition on the part of the seller that in the case of sale he has a right to sell the goods. ध्यान से समझिएगा कि सेलर जो भी है उसमें एक्ट की लैंग्वेज है अनलेस द सर्कमस्टांसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर सच. अगर हमने कोई एग्रीमेंट किया, उसकी अनुबंध की शर्तें कुछ डिफरेंट है तो एक अलग मैटर है. अदरवाइज एक नॉर्मल केस की अगर हम बात करें तो सेलर के पास गुड्स को सेल करने का राइट था. अब सेलर के पास राइट किस तरीके से आया? एज ए एजेंट की तरह से था, ओनरशिप की एज ए ओनर की तरीके से था, ये एक डिफरेंट मैटर है. बट उसके पास किसी गुड्स को सेल करने का राइट था. हम लोग अक्सर देखते हैं, आप लोगों ने भी लॉ में पढ़ा होगा या चैप्टर्स में देखा होगा, एक कंसाइनमेंट सेल होती है. कंसाइनमेंट सेल में क्या होता है कि जो ओनर होता है वो गुड्स को किसके पास, अपने एजेंट के पास भेजता है. तो क्या एजेंट के पास ओनरशिप होती है? नहीं होती है, बट उसके पास सेल करने का राइट होता है. तो वो चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखिएगा. और दूसरी चीज़, इन द केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल ही विल हैव द राइट टू सेल द गुड्स एट द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज टू पास. ये ध्यान रखिएगा कि सेल के केस में उसके पास गुड्स को ट्रांसफ़र करने का, सेल करने का, ओनरशिप ट्रांसफ़र करने का राइट था. और एग्रीमेंट टू सेल के केस में वो फ्यूचर में, एग्रीमेंट टू सेल के केस में वो फ्यूचर में उसके पास वो राइट आ जाएगा. एग्जाम्पल दिया हुआ, R bought a car from D and used it 4 months. D had no title to the car and consequently R had to hand it over to the true owner. Held R could not recover the price paid. एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल कोट किया है, और जहाँ तक मुझे लगता है इसके पहले जो मैंने कंडीशन एज टू टाइटल के बारे में आपको बताया उससे काफ़ी कुछ को रिलेट करता हुआ बुक का एग्जाम्पल है. थोड़ा आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है सेल बाय डिस्क्रिप्शन. सेल बाय डिस्क्रिप्शन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. सेल बाय डिस्क्रिप्शन का मतलब है, कई बार आप देखते हैं बायर किसी प्रोडक्ट को लेने के लिए आपके शॉप पे आता है, लेकिन वो स्पेसिफिक नाम या मॉडल नहीं जानता है, वो डिस्क्रिप्शन बता रहा है, वर्णन कर रहा है, आपको बता रहा है.
एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन बायर को नहीं मालूम है, लेकिन वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है, विस्तृत वर्णन कर रहा है, इसको बोलते हैं सेल बाय डिस्क्रिप्शन। इन अ सेल बाय डिस्क्रिप्शन देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन। इम्प्लाइड कंडीशन की बात हो रही है, और कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा था क्या? कंडीशन इज ए स्टिपुलेशन विच इज इसेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे लॉ में हर चीज़ को केयरफुली को रिलेट करके चलिएगा। कंडीशन की बात हो रही है। इन अ सेल बाय डिस्क्रिप्शन देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल कॉरस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। इम्प्लाइड कंडीशन है क्या? कि जो बायर ने डिस्क्रिप्शन दिया, गुड्स का वर्णन किया, और सेलर जो गुड्स उसको बेच रहा है उससे मिलती जुलती होनी चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसके लिए, ठीक है। इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन द बायर डज नॉट सी द गुड्स फिजिकली, ही ट्रस्ट द डिस्क्रिप्शन, द गुड्स सप्लाइड बाय द सेलर मस्ट कॉरस्पॉन्ड टू द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन बायर ने बताया, सेलर कभी भी उस गुड्स को देखेगा, देखने की ज़रूरत ही नहीं, उसको मालूम है बायर क्या ले रहा है, डिस्क्रिप्शन से मिलती जुलती होनी चाहिए। जो भी गुड्स सेलर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो जो डिस्क्रिप्शन उसने बताया, अब डिस्क्रिप्शन उसने बाय वर्ड बाय रिटन जैसे भी उसने बताया हो उससे मिलती जुलती होनी चाहिए। और नॉर्मल केसेस में बिजनेसमैन इन चीज़ों को बड़ा समझते हैं, बस एक लीगल ऑब्जेक्टिव या लीगल अम्ब्रेला के अंडर कवर करने के लिए इन चीज़ों को यहाँ पे लिखा गया है, बट नॉर्मल केसेस में ऐसा होता रहता है। द बायर डज नॉट सी द गुड्स फिजिकली, ही ट्रस्ट द डिस्क्रिप्शन, द गुड्स सप्लाइड बाय द सेलर मस्ट कॉरस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। कहने कि बायर ने, मतलब जो परचेजर है, वो सेलर को उन्होंने ऑर्डर दे दिया, और सेलर ने जो गुड्स सप्लाई किया वो तो ये एज्यूम करके चल रहे होते हैं कि हाँ, जो हमने डिस्क्रिप्शन दिया था उसी से मिलता जुलता गुड्स उनके पास आया है, ठीक। अभी हम लोगों ने पढ़ा था इम्प्लाइड कंडीशंस, कंडीशन चल रही है। नेक्स्ट है कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। क्वालिटी फिटनेस, कई बार आप लोगों ने देखा होगा जब आप कार खरीदने जाते हैं, कई बार आप ध्यान से देखिएगा तो कारों के ऊपर जब शोरूम से कार निकलती है तो उस पर एक स्टिकर लगा होता है येलो कलर का, रेड से उसके ऊपर लिखा होता है PDI ओके। व्हाट डज इट मीन PDI? PDI मीन्स प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। PDI प्री डिलीवरी इंस्पेक्शंस कौन करता है? सेलर करता है, PDI बायर नहीं करता है। तो ये उसी से रिलेटेड है, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। नॉर्मली इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस। द बायर मस्ट एग्जामिन द गुड्स thoroughly before he buys them in order to satisfy himself that the goods will suitable for the purpose for which he is buying। देखिए, ये तो बड़ी जनरल सी बात है। बायर किसी गुड्स को ले रहे हैं तो क्या ऑब्जेक्टिव उनके दिमाग में था उसको लेके रख चल रहे हैं, जो बायर के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए एक रूल बनाया गया है, लेट द बायर बीवेयर, जिसको हिंदी में हम लोग क्रेता सावधानी का नियम भी बोलते हैं। और ये नियम हमको ये बताता है कि आप किसी भी गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो आप किस पर्पस से परचेज कर रहे हैं, वो पर्पस बायर को गुड्स को इंस्पेक्शन से पहले देख लेना चाहिए कि किस पर्पस से वो गुड्स को परचेज कर रहे हैं। आगे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है सेल बाय सैंपल। सेल बाय सैंपल का मतलब क्या होता है? ये एक्सपोर्ट के केस में बहुत यूज़ होता है कि सेलर ने बायर को गुड्स का एक सैंपल बना के भेजा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक्सपोर्ट में ही यूज़ होता है, मैंने बोला एक्सपोर्ट में ज़्यादा यूज़ होता है। कई बार क्या होता है कि परचेज ऑर्डर हमको मिले, बायर अधिक से अधिक हमारे पास आए, तो कई जगह क्या होता है, इसमें लेदर गुड्स का मैं एग्जांपल लूँ तो चाइना में एग्जीबिशन लगा हुआ है, कनाडा में एग्जीबिशन लगा हुआ है,
तो जो भी लेदर गुड्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने गुड्स का सैंपल क्रिएट करके अपने उस ट्रेड फेयर में प्रेजेंट करते हैं। और ट्रेड फेयर में प्रेजेंट करने का पर्पस क्या होता है? ट्रेड फेयर में प्रेजेंट करने का पर्पस सिंपल एक होता है कि बायर आए, गुड्स को देखे, उनके सैंपल को देखें और उनको परचेज ऑर्डर प्लेस करें। ये मैंने लेदर का एग्जांपल दिया, कपड़े का भी हो सकता है, कई चीज़ों का एग्जांपल्स की बात हो रही है। ट्रेड फेयर इसीलिए लगाए जाते हैं जैसे कि गुड्स को डिस्प्ले किया जाता है और बायर से ऑर्डर लिया जा सके। तो वहाँ पे वो सैंपल ही क्रिएट करते हैं, ठीक। तो सेल बाय सैंपल, अ सेल by sample is a contract of sale where there is a term in the contract expressed or implied to that effect। ये बार बार वर्ड यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्रेस और एम्प्लाइड। इसका मतलब क्या है? एक्सप्रेस का मतलब होता है कि बायर ने स्पेसिफिकली आपको बोला हुआ है, और इम्प्लाइड का मतलब होता है एज पर ट्रेडिशन, जिसका भी एज पर ट्रेडिशन और एज पर कस्टम, ठीक। तो यहाँ पे बात हो रही है सेल बाय सैंपल। पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं, द बल्क शैल करस्पॉन्ड विद द सैंपल इन क्वालिटी। कह रहे हैं कि सेलर ने जो सैंपल हमको शो किया था, वो सैंपल जब हमने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस करने के बाद सेलर ने गुड्स हमारे पास भेजा, तो वो सैंपल और बल्क में जो गुड्स हमने लिया वो एक दूसरे से क्या करने चाहिए? मैच करने चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? आगे पढ़ेंगे हम लोग। अगर इसेंशियल कंडीशन है या वारंटी, वो देखना। कंडीशन होगा तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, रिप्यूडिएट हो जाएगा। वारंटी है तो फिर डैमेजेस क्लेम करेंगे। ध्यान रखिएगा, बार बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ इसीलिए इन चीज़ को, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स इन चीज़ों को रटते रहते हैं। कंडीशन क्या है, वारंटी क्या है, कंडीशन क्या है, वारंटी, समझते नहीं है। कंडीशंस वो है जिसकी वजह, अगर वो फुलफिल नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वारंटीज़ क्या होता है? अगर कोलेट्रल है, एडिशनल है, अगर वो फुलफिल नहीं होती हैं तो बायर डैमेजेस क्लेम करेगा। दोनों में डिफरेंस समझिए, रटिए नहीं इन चीज़ों को, ठीक। पहला पॉइंट होगा द बल्क शैल करस्पॉन्ड विद द सैंपल। सेकेंड, द बायर शैल हैव ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क विद द सैंपल। ऑब्वियस सी बात है, जब बायर पे कर रहे हैं तो उनके पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि उनको चेक करने का मौका मिलना चाहिए कि जो उन्होंने सैंपल दिखा के जो चीज़ें ली गई हैं कंपेयर तो कर सकें, ठीक। थर्ड है द गुड शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट दैट वुड नॉट बी अपीयरेंट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द सैंपल। और ये कह रहे हैं ये जब सेल बाय सैंपल होगी तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि जो भी गुड्स हमको बेचा जा रहा है वो किसी भी तरीके से उनमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है, ठीक। डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, ये वो कह रहे हैं, क्योंकि जैसा सैंपल था वैसे ही मैच करना चाहिए। सैंपल में जब डिफेक्ट नहीं था तो गुड्स के बल्क ऑर्डर जब हम प्लेस करें उसमें क्यों डिफेक्ट आ रहा है। फोर्थ है, इफ़ द सेलर सप्लाइज द बल्क दैट डज नॉट कॉरस्पॉन्डेंट विद द सैंपल इन क्वालिटी, इट इज़ अ क्लियर ब्रीच ऑफ कंडीशन। कह रहे हैं कि अगर सेलर ने गुड्स को सप्लाई किया और वो जो सप्लाइड गुड्स है वो गुड्स सैंपल से अगर मैच नहीं कर रहा है तो क्या होगा? क्लियर कट ब्रीच ऑफ कंडीशन। वारंटी नहीं है तो क्या होगा? हम गुड्स को रिजेक्ट कर देंगे और गुड्स को वापस भेज देंगे और अपना पैसा रिकवर करेंगे। नेक्स्ट है कंडीशन एज टू होलसमनेस। ये बड़ा टिपिकल सा है। कंडीशन एज टू होलसमनेस ये सिर्फ और सिर्फ ईटरीज के ऊपर, जो खाने पीने की चीज़ें, उस पर अप्लाई होता है। आपने सेलर को ऑर्डर किया, भाई साहब 5 किलो चीनी दीजिए, तो उन्होंने आपको 4 किलो 900 ग्राम पकड़ा दी। इस तरह की चीज़ें, इस तरह की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पर्टिकुलर गुड्स आप परचेज कर रहे हैं, मैं जस्ट एक रिटेलर का एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी गुड्स परचेज कर रहे हैं तो कंप्लीट होना चाहिए। अब आपने कहा साहब रसगुल्ले, मिठाई की दुकान पर गए, गुलाब जामुन का ऑर्डर दिया, गुलाब जामुन आपने लिए लेकिन उसमें चाशनी नहीं थी, ऐसा कहीं हो सकता है? तो वही चीज़ है इन द केस ऑफ ईटेबल्स, जो खाने के सामान है, एंड प्रोविजंस इन एडिशन टू द इम्प्लाइड कंडीशन एज टू द मर्चेंटेबिलिटी, मतलब जैसे नॉर्मल कंडीशंस में बेची जाती है।
देयर इज अनदर इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड शैल बी होलसम, मतलब कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल सी बॉट अ बन कंटेनिंग ए स्टोन विच ब्रोक वन सीज टीथ हेल्ड ही कुड रिकवर डैमेज। कहते हैं कि मिस्टर सी ने एक बन खरीदा, बन के अंदर एक कंकड़ निकल आया, उससे उनका दांत टूट गया, तो अब क्या करेंगे, डैमेजेस क्लेम क्या करेंगे बेचारे, वो क्या करेंगे, तो कहेंगे नहीं मैं नया दांत लगाऊँ, क्योंकि दांत तो पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार निकलते हैं। नेक्स्ट है सेल बाय इंस्पेक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लोग बहुत शॉपिंग में इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। सेल बाय इंस्पेक्शन मतलब आप गए शोरूम में, सपोज आप शॉपिंग मॉल में गए, अब आपने अब देखा होगा इन जनरल कंडीशंस, आपने देखा होगा कि अगर आप बिग बाज़ार में जाते हैं तो सामान रखा हुआ डिस्प्ले हो रहा है, आप आराम से उसको निकाल के देखते हैं कि क्या है क्या नहीं, क्या कंटेंट, सब कुछ आपने देख लिया, और उसके उठा के आपने उसको अपने ट्रॉली में रख लिया, फाइनली गए आपने बिल कराया और पेमेंट कर दिया। ये वही चीज़ है सेल बाय इंस्पेक्शन, हम लोग करते रहते हैं। हम लोगों ने जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिक्स में, तब भी मैंने कहा था कि ये सारी एक्टिविटी डे टू डे बेसिस पे हम लोग करते रहते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं चलता है कि हम लोग सेल ऑफ गुड्स एट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। वही चीज़ है सेल बाय इंस्पेक्शन इज़ वन वेयर द सेलर हिमसेल्फ इंस्पेक्ट द गुड्स बिफोर ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी टू द बायर। In this case, the seller is responsible for inspecting the goods before delivering and can be sued for delivery of erroneous and low quality goods. Erroneous मतलब कुछ ख़राब हो या लो क्वालिटी हो। तो सिंपल सी बात है, जब बायर ने अच्छी तरह से इंस्पेक्शन कर लिया तो अब सेलर की जिम्मेदारी ख़त्म। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, मैं एक एग्जांपल आपके सामने कोट करता हूँ। आपने बिग बाज़ार में जाके टोमेटो केचप का बॉटल सेलेक्ट किया, देखा, इंस्पेक्ट किया, जैसे ही आप उसको अपनी ये बास्केट में रख रहे थे आपके हाथ से वो स्लिप हो गई, बॉटल गिर गई और फूट गई। तो यहाँ पे दो कंडीशन अराइज होती हैं, क्या सेल कंप्लीट है, डैमेजेस कौन देगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब इंस्पेक्शन के थ्रू सेल हो रही है, आप देख रहे हैं चीज़ों को इंस्पेक्ट कर रहे हैं, तो सेल वो जो गुड्स डिस्प्ले में रखे हुए हैं वो ऑफ़र फॉर सेल हैं, ऑफ़र है वो, आप उसको उठा के अपनी बास्केट में रख रहे हैं तो मतलब आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और बिल का पेमेंट कराना तो सेकेंडरी काम है, वो तो जब आपने रख लिया तो बाहर जब आप छोड़ के जाएंगे शोरूम तो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार लोग कस्टमर्स झगड़ा करने लगते हैं कि नहीं साहब अभी तो मैंने परचेज ही नहीं किया, मैंने बिल नहीं कराया, जाओ मैं बिल नहीं कराऊंगा। तो ध्यान रखिएगा सेल बाय इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, हम लोग पढ़ रहे थे इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज़। अब आती है इम्प्लाइड कंडीशंस, हम लोग देख चुके हैं। वारंटीज़ ऑफ द क्वाइट पोजीशन, मतलब आप किसी चीज़ को परचेज करके लेके आए, अब आपकी एब्सोल्यूट ओनरशिप में आप उसको एंजॉय करेंगे। इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर इज एन इम्प्लाइड वारंटी दैट बायर शैल हैव एंड एंजॉय क्वाइट पोजीशन ऑफ द गुड, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से आप उसको एंजॉय करेंगे। आप एक अपने लिए रेडियो सेट लेके आए, अब उसका मतलब है कि शांति से आप बैठ के उसमें गाने सुनिए, न्यूज़ सुनिए, क्वाइट पोजीशन। आपको इस बात तक कतई डर नहीं होना चाहिए पता नहीं किसका कहीं चोरी का सामान तो मुझे नहीं, सेलर ने, कुछ नहीं, क्वाइट पोजीशन, वारंटी की बात हो रही है। कंडीशंस पढ़ के आ रहे हैं, कंडीशन वारंटी में डिफरेंस हम बार बार आपको कोट करते रह रहे हैं। वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम इनकम्बरेंसेस, इनकम्बरेंसेस का मतलब होता है चार्जेस। ऐसा नहीं है कि सेलर ने आपको जो गुड्स बेचा है वो गुड्स पहले से उसने कहीं गिरवी रख दिया हो और आपको बताया नहीं, आपको बेच दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। द बायर इज एंटाइटल्ड टू अ फर्दर वारंटी दैट द गुड्स आर नॉट सब्जेक्ट टू एनी चार्ज और राइट इन फेवर ऑफ ए थर्ड पार्टी। वहाँ समझना है कि ऐसा नहीं है कि सेलर किसी गिरवी रखी हुई चीज़ को आपको बेच दे, ऐसा नहीं हो सकता है। केसेस हैं, आप बुक्स में पढ़ेंगे, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे हुए मिलेंगे, उनको देखिएगा। तो ये इनकम्बरेंसेस का मतलब जो मैंने आपको बताया इसको स्पेसिफिकली देख लीजिएगा कंडीशंस एंड वारंटीज़ के साथ में। थर्ड है वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजेस ऑफ ट्रेड। यूजेस ऑफ ट्रेड, क्वालिटी और फिटनेस का मतलब है कि जो भी गुड्स आप बाय कर रहे हैं उन गुड्स को आपने क्वालिटी और फिटनेस के अकॉर्डिंग वो फिट हैं, वो जिस पर्पस के लिए ली गई हैं
यूजेस ऑफ ट्रेड का यहाँ पे मतलब है इंडस्ट्री में जैसे चीज़ें इस्तेमाल करी जाती हैं उसी के अकॉर्डिंग वो चीज़ें बनाई गई हैं, मैन्युफैक्चर की गई हैं, एक स्टैंडर्ड होता है। आप देखते होंगे जो भी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट होते हैं उसके ऊपर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐसे इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का एक संबल लग के आता है, तो उन्होंने बोला ये स्पेसिफिकेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडियन को हमने फॉलो किया गया। कोई खाने पीने का आइटम की सेल होनी तो FSSAI फूड सेफ्टी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया के जो रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस उनको फॉलो किया गया है। वारंटी टू डिस्क्लोज डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स, अगर गुड्स का कोई डेंजरस नेचर है, जैसे आपने कई बार देखा होगा कुछ ग्लास के आइटम होते हैं जब वो पैक होके आते हैं तो उसके ऊपर पैकिंग के ऊपर स्पेसिफिकली लिखा होता है हैंडल विथ केयर, हैंडल विथ केयर। उन्होंने बोला हुआ है कि अगर आपने कोई कपड़े परचेज किए हुए हैं तो उन्होंने वो इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं प्लीज़ वॉश डार्क कलर क्लोथ सेपरेटली, ड्राई क्लीन ओनली। ठीक है, तो इस तरह का जो नेचर है वो डिस्क्राइब करना चाहिए। यहाँ डेंजरस नेचर का मतलब नहीं कि खतरनाक तरीके की कोई चीज़ खरीद रहे हैं। ठीक है, तो वेयर अ पर्सन सेल गुड्स knowing that they are likely to be dangerous to the buyer, he must warn the buyer of the probable danger, otherwise he will be liable in damages। ही का मतलब कौन, सेलर, डैमेजेस के लिए लाइबेबल होगा। और देखिए वारंटीज़ में कंडीशंस में कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर रहे थे, वारंटी से बार बार डैमेजेस की बात हो रही है। और मैं स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करूँगा प्लीज़ कंडीशन एंड वारंटीज़ को रटे नहीं, एग्जाम्पल के थ्रू समझें, समझ लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट यूनिट नंबर जब हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 में जहाँ पे हमको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ना है, तो फिर से कुछ चीज़ें हमारे सामने रिपीट हो रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द कंडीशंस एंड वारंटी। इसेंशियल कंडीशन एंड वारंटीज़ का बीच में जो क्या डिफरेंस होता है ये हम लोगों को मालूम ही है। सारे डिफरेंसेस को स्टडी करने के बाद इन नटशेल एक ही चीज़ आपके सामने निकल के आएगी कि कंडीशंस are the stipulations which are the essential for the main purpose of the contract, and warranties are the stipulation which are the collateral for the main purpose of the contract। अब उसको आप किस तरीके से उसको लिख सकते हैं वो यहाँ पे पॉसिबल तरीका लिखा गया। इसेंशियल ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, इफेक्ट ऑफ ब्रीच, इसेंशियल सबको बता ही चुका हूँ जस्ट। इफेक्ट ऑफ ब्रीच का मतलब होता है कि अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। वारंटी फुलफिल नहीं होगी तो डैमेजेस क्लेम करेंगे। ऑप्शन ऑफ ट्रीटमेंट, इन केस ऑफ कंडीशन अ ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी एज एन ऑप्शन। ये वाइड अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के तरीके से है। नेक्स्ट है अनपेड सेलर। ये अनपेड सेलर क्या होता है इसको देख लेते हैं। द सेलर ऑफ गुड्स इज कॉल्ड, देखिए सिंपल सी बात है, अनपेड सेलर का मतलब होता है वो सेलर जिसने गुड्स को सेल आउट किया है, गुड्स को सेल आउट किया है लेकिन बायर ने सेलर को कंप्लीट पेमेंट नहीं किया है, या तो पार्शियल पेमेंट किया है या कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू किया है, लाइक आपने चेक इशू कर दिए हैं और वो बाउंस हो गई है, तो उस सिचुएशन में सेलर क्या हो जाता है, अनपेड सेलर हो जाता है। ये लिखा हुआ है इसमें, ध्यान रखिएगा। अनपेड सेलर सिर्फ दो कंडीशन में अनपेड होता है कि आपने पार्शियल पेमेंट किया, आंशिक भुगतान किया। सेकंड वन इज आपने यू हैव इशूड ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड ऑन प्रेजेंटेशन दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज बाउंस्ड। आपने एक चेक इशू कर दी लेकिन वो चेक जब प्रेजेंट करने गया तो वो बाउंस हो गई, तो सेलर हो गया अनपेड। द सेलर ऑफ गुड्स इज कॉल्ड अनपेड सेलर when the whole of the price has not been paid or tendered, or where a bill of exchange or other NI instrument is received as a conditional payment and it has been dishonored. After all, the seller remains unpaid till the price or any portion of the price remain the unpaid. Simple सी बात होती है। अब यहाँ पे होता है राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स। अनपेड सेलर के क्या क्या राइट्स होते हैं, सिंपल सा सबसे पहला राइट है राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन का मतलब होता है कि अगर गुड्स रास्ते में है,
सेलर ने गुड्स को भेजा बायर के पास और गुड्स रास्ते में है, तो वो इमीडिएटली गुड्स को रास्ते में रोक के रख सकता है, दैट इज राइट ऑफ लीन। हिंदी में उसको बोलते हैं ग्रहणाधिकार। ग्रहणाधिकार दोबारा फिर से ग्रहण करने का अधिकार उसके पास है, राइट टू रिपोजिशन की जिसके बात करते हैं। लीन एम्प्लाइज सच टाइप ऑफ राइट विच कैन रिटेन पोजीशन ऑफ द गुड्स एंड रिफ्यूज टू डिलीवर देम। सिंपल सी बात है, रटने की कतई जरूरत नहीं, समझते रहिए इन चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। अगर रास्ते में है तो ट्रांसपोर्टर से कह के गुड्स को हमने रुकवा लिया रास्ते से। वेयर द बायर बिकम, इसके बाद है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50 अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज द राइट ओनली ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। किन किन कंडीशंस में अनपेड सेलर, किन किन कंडीशन में अनपेड सेलर राइट ऑफ स्टॉपेज इन गुड्स को कंटिन्यू कर सकता है, वो कंडीशन साफ साफ लिखी हुई हैं। when the buyers become insolvent, when the property is passed to the buyer, when the goods are in the course of transit। तीन कंडीशन बहुत स्पेसिफिकली इसमें लिखी हुई हैं। राइट ऑफ रीसेल, अब गुड्स पेरिशेबल नेचर का है, ख़राब हो सकता है, तो क्या करेंगे, बायर पैसे नहीं दे रहा है, हम क्या करेंगे, तो हम गुड्स को सेल कर देंगे, बायर सेल कर देगा, ये चीज़ लिखी हुई है। थर्ड पार्टी सेलर कैन ऑल्सो एक्सरसाइज द राइट ऑफ रीसेल सर्कमस्टांसेस गुड्स मस्ट बी ए पेरिशेबल नेचर, यानी कि जो ख़राब होने की स्थिति में होती, जैसे फल है, सब्जियां हैं, दूध है, ठीक है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें कवर अप होती हैं यहाँ पे, और इसी तरीके से यहाँ पे आके हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। फिर हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। थैंक यू।